सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल चैप्टर में हमने बताया था ये जो सेल होता है ये किसी भी जीव के सबसे पहले या फिर फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सबसे छोटी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। या किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ये कोशिका। कोशिका के बारे में कल बताया गया था। और ये कितने प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल्स में मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। और यूकैरियोटिक जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में यूकैरियोटिक सेल होती है। तो देखिए दोनों सेल वही काम करेंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें एक ये आवरण होता है और इसमें जो लिक्विड बड़ा होता है, कल हमने बताया था ये लिक्विड जो होता है जीवद्रव्य कहलाता है या साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें ये जो पूर्ण विकसित तो नहीं होता, लेकिन जो भी इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए, ठीक है, वो स्वतंत्र अवस्था में इस जीवद्रव्य में टहलता रहता है, घूमता रहता है, या फिर वो नंगा इसी में पड़ा रहता है, जीवद्रव्य में वो नंगा पड़ा रहता है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक की संरचना तो कल हम लोगों ने बना करके देख लिया। ये केंद्रक होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में। और ये पूर्ण विकसित सेल होता है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है यूकैरियोटिक और ये प्रोकैरियोटिक। अब देखिए कल हमने बताया था कि यहाँ पे कोशिका जो होती है इसमें काम क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, वो कहाँ पे होगा, सेल में होगा। श्वास लेते हैं वो भी कहाँ पे संपूर्ण प्रक्रिया होती है, सेल में होती है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी जैविक प्रक्रिया पूरी कहाँ होती है, सेल में। सपोज दैट मान के चलिए, जैसे देखा होगा पहले जब इतना डेवलप नहीं था या फिर पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे तो एक रूम बनाते थे वो, चलो मानते हैं यहाँ पे एक रूम बनाते थे। इसी रूम में उनको, अब इसमें पार्टीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो इसी एक रूम में उन्हें क्या करना है, खाना भी है, नहाना भी है, सोना भी है, जो भी घर का काम करना है सिर्फ और सिर्फ इसी रूम में। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि वो विकास नहीं कर पाए, या उनके पास सीमित संसाधन नहीं थे, या उतना संसाधन नहीं था जिससे कि वो अपने लाइफ को और सरल और व्यवस्थित बना पाएँ। तो ये एक तरीके से जब किसी के पास पैसा नहीं था उसी एक झोपड़ी में, उसी एक कमरे में अपना सारा का सारा जीवन व्यतीत कर रहा, तो इसे हम क्या मान लें, प्रोकैरियोटिक। और अब जो है ये जो है, अब क्या है, एक कमरा हो गया या कई कमरे हो गए, एक घर में कई कमरे हो गए। अब उस कई कमरे में किचन रूम अलग है, बाथरूम अलग है, बेडरूम अलग है, लॉबी अलग है, सारी व्यवस्था यहाँ पे अलग अलग कर दी गई। सारी व्यवस्थाएं क्या कर दी गई, अलग अलग। तो अब ये भी क्या है, एक घर है, ये भी एक घर है, दोनों में वही काम हो रहा है, दोनों में सेम काम हो रहा है, जो इसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा है। लेकिन ये क्या किया, इसके पास संसाधन अधिक थे, या हम कह सकते हैं पैसा अधिक था, इसने अपने लाइफ को क्या कर लिया, सरल बना लिया। लेकिन इसके पास उतना पैसा नहीं था, उतने संसाधन नहीं थे, उसके पास जितना था उसी में उसको अपना जीवन व्यतीत करना था। दोनों में काम वही होने हैं, दोनों में काम वही होना है। इसमें भी क्या करना है, सारी की सारी लाइफ की जो प्रोसेस होती है उसको पूरा करना है, और इसमें भी वही काम होने हैं। ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया हो जाती है और ये जो है ये सरल प्रक्रिया हो जाती है।
ये सरल प्रक्रिया, ये जटिल प्रक्रिया। तो या हम ये कह सकते हैं कि ये सरल संरचना होती है और ये जो संरचना होती है जटिल संरचना होती है। तो दोनों है सेल ही, दोनों है कोशिका ही। और कोशिका जो होती है वो हमारे, अभी हमने बताया कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जो हमारे शरीर की स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो सेल से होती है, और जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्य होते हैं वो भी किस में होती है, सेल में होती है। तो बनावट और कार्य जो होते हैं सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं, सेल पर डिपेंड करते हैं। जो ये काम करेगा वही हमको भी करना पड़ेगा। जैसी बनावट इसकी होगी वैसे ही हमारी भी होगी। अब यहाँ पे ये आकार आकृति के आधार पर तो कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देखिए हम बॉडी के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, रूप रंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल की। क्योंकि इन सब चीज़ों की जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए एक अलग एक कोड होता है जो उत्तरदायी होता है, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं या जीन कहते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है इसमें भी सारे वही फंक्शन होने हैं जो यूकैरियोटिक में होने हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं और इसके पास कोई संसाधन नहीं है। फिर भी काम तो वही कर रहा है। श्वसन इसमें भी हो रहा है, श्वसन इसमें भी हो रहा है, डाइजेशन इसमें भी हो रहा है, डाइजेशन इसमें भी हो रहा है, सर्कुलेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो सारी प्रक्रिया वही है ना। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके पास संसाधन है और इसके पास नहीं है। इसके जितने भी सिस्टम होते हैं, इसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको समझना आसान है, और इसको, इनकी क्रियाओं को, इनकी बनावट को या इनके स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है, अविकसित है, अविकसित कह सकते हैं। और ये क्या है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है। सारे काम, जो काम इसमें वही काम इसमें। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें समझ में आया। अब इसमें हमको पढ़ना है कि सेल क्या, सेल के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले अभी कल जो स्ट्रक्चर बनाई गई थी सेल की, तो सबसे पहले उसमें हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, सबसे पहले हमने कहा था ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले ही जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से हम देख रहे हैं। अभी या तो अंदर से लेकर के चलें तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आएगी वो क्या होगी, साइटोप्लाज्म की या जीवद्रव्य की। तो यहाँ पे देखिए, चलिए साइटोप्लाज्म ही ले लेते हैं, जीवद्रव्य ले लेते हैं। अब इसे साइटोप्लाज्म कह लो या प्रोटोप्लाज्म कह लो, कुछ भी कह लो, या जीवद्रव्य कह लो। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म पढ़ने से पहले अगर दोनों कोशिकाओं में हम अंतर देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर हमारे हिसाब से नहीं है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में अगर डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। सिर्फ और सिर्फ अंतर ये है, देखिए यहाँ पे, चलिए एक बार कंपेयर कर ही लेते हैं इन दोनों में। इसमें ये डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र अवस्था में घूमता है। इसमें जो डीएनए होता है वो कहाँ पे होगा, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर। तो अब पहली संरचना से ही देख लीजिए, पहली जो अंतर यहाँ पे हमको दिख रही है यही इतने में ही, वो क्या है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक है ना। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक है। ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है। तो दिख रहा है इसमें केंद्रक नहीं, इसमें केंद्रक है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इसमें केंद्रक है इसमें केंद्रक नहीं है तो इसमें केंद्रक कला भी नहीं होगा। केंद्रक कला का मतलब है केंद्रक के ऊपर, केंद्रक कला का मतलब है केंद्रक के ऊपर का जो आवरण है, ये जो आवरण है केंद्रक कला कहलाएगा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगा। ये जब इसमें केंद्रक है ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देखिए, इसमें ये जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, वो किस में है, न्यूक्लियोप्लाज्म में है, न्यूक्लियोप्लाज्म में है या केंद्रक द्रव्य में है। इसमें ये जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है वो किस में है, जीवद्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में घूम रहा है।
ये अंतर हो गए। और देखिए कॉमन जो अंतर है वो क्या है कि इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाएंगे। जैसे ये चलिए मानते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे हो गए। ये सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। तो ये भी एक कॉमन यहाँ पे डिफरेंस है। इसमें सारे कोशिकांग उपस्थित हैं, इसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब अगर प्लांट सेल की बात करें तो सबसे बड़ी सेल तो प्लांट सेल की ही होती है। प्लांट सेल में एक ये भी आवरण होता है, या जीवों के जो सेल होते हैं वो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। ये होता है सेल मेम्ब्रेन, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, और ये होता है सेल वॉल। अब देखिए ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति है। हालांकि ये कोशिका भित्ति, अगर यहाँ पे एक चीज और हम देखें तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये तो संरचना के आधार पर हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ले रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे उपस्थिति के आधार पर कि जंतु में है कि पादप में है, उसके आधार पर यहाँ पे कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। इन दोनों की संरचना बना करके डिफरेंसेस देख लिए जाएंगे। लेकिन देखिए ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, पादप कोशिका में होगी। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है वो किस में पाई जाएगी, पादप कोशिका में, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में। तो अब इसमें देखिए इसमें डबल लेयर नहीं है, इसमें डबल लेयर। ठीक है, विभिन्न कोशिकांग इसमें उपस्थित हैं, इसमें उपस्थित नहीं है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे इन दोनों में। अब देखिए उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, जीवद्रव्य में। तो देखिए जीवद्रव्य में एक अर्ध ठोस जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, मतलब ये जेली जैसा एक लिक्विड भरा होता है। इसी लिक्विड को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और हक्सले ने इसी को क्या कहा है, जीवन का ये भौतिक आधार होता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये किसी भी सेल की लाइफ की क्या होती है, आधारशिला होती है, आधारशिला होता है, भौतिक आधार होता है। जो भी क्रियाएं होंगी जीवद्रव्य के माध्यम से, अगर जीवद्रव्य नहीं होगा तो सेल ऐसी कंडीशन में डेड मानी जाती है।